क्रॉनिकल मैगज़ीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स हो गया या फिर समीक्षा अधिकारी का। सो इसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अभी एग्जैक्टली बुक के पीडीएफ को मैं आपको नहीं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, रीज़न बीइंग कि जब आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, और प्रीलिम्स के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समरी नोट्स के माध्यम से इसको कवर अप करेंगे। पहले यहाँ पर मैं आपको वो आर्टिकल्स दिखाना चाहूँगा जिनको आज हम कवर अप करने वाले हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे इसमें मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सो एक चीज़ यहाँ पर कहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली बेसिस पर आपको इस बुक का जो पूरा समरी है वो मिलता रहे पीडीएफ की फॉर्म में। ये जो आप देख रहे हैं फरवरी 2025 की मैगजीन है। सो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया कुवैत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अ न्यू माइलस्टोन इन इंडियाज गल्फ आउटरीच, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सब हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर देखना कि क्रॉनिकल मैगज़ीन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आती है, बट अगर आप इंग्लिश लैंग्वेजेस में देखोगे तो आर्टिकल्स डिफरेंट हैं इन कंपैरिजन टू हिंदी वर्जन। ठीक है, तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि इंग्लिश में जो इस मैगज़ीन को दिया गया है उसमें जो भी आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स को हम समराइज्ड फॉर्म में देखेंगे। सब कुछ यहाँ पर क्रॉनिकल मैगज़ीन से ही कवर अप करेंगे, कुछ भी अलग से एडअप नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो आज के इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडिया कुवैत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से। चलिए शुरू करते हैं। सो आज का जो पहला आर्टिकल है जिसमें हम कुवैत और इंडिया का जो अभी रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके बारे में देखेंगे। सो उसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की यात्रा की थी। अभी जब आप समीक्षा अधिकारी या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम देखोगे तो यहाँ पर अब पैटर्न क्या हो गया है कि आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। सो यात्रा की तिथि आपको याद रखनी चाहिए, बेहद ज़रूरी है। सो 21 से 22 दिसंबर 2024 में इनकी यात्रा हुई थी। 1981 यानी कि 1981 के बाद हिंदुस्तान के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि कुवैत यात्रा पर गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यात्रा का क्या परिणाम रहा या फिर क्या इसका आउटकम निकल के आया, तो पहली चीज़ कि प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, इस पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। दूसरा, दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं उसकी देखरेख के लिए एक संयुक्त सहयोग आयोग जेसीसी इसकी स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रक्षा सहयोग की बात करें तो उस पर समझौता ज्ञापन हुआ है, उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे देखें, सो कुवैत में भारतीय दवा संयंत्र ये स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये सारी चीज़ें इसलिए अब इम्पॉर्टेंट हैं कि जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे पीसीएस 2025 या फिर समीक्षा अधिकारी के, तो मल्टीपल स्टेटमेंट में ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। तो आगे बात करें, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम इसका नवीनीकरण ये किया जाएगा 2025 से 2029 के बीच में, ये पूरा रिन्यू करा जाएगा। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसमें शामिल हो चुका है, अब ये कुवैत की तरफ से है। इसके अलावा खेल सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम 2025 से 2028 इसको जो है किया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें करी गई। अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है आपका खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जेसीसी। ठीक है, सो जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो इसकी बात करें, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1981 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रियाद सऊदी अरब में। और ये 6 मध्य पूर्वी देशों जिसमें आपका सऊदी अरब है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, बहरीन है और ओमान है, इसकी एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है कि अपने सदस्यों के बीच उनके सामान्य उद्देश्यों और उनकी समान राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकता हासिल करना, यानी कि एक यूनिटी को बिल्डअप करना। ये खाड़ी सहयोग परिषद, इसके नाम में ही है सहयोग की, आपस में सहयोग करके एक दूसरे को आगे बढ़ाना, जो अरब और इस्लामी संस्कृतियों में निहित है। अगर हम परिषद की अध्यक्षता की बात करें तो हर साल इसकी अध्यक्षता जो है वो बदलती रहती है, यानी कि कोई परमानेंट इसका अध्यक्ष नहीं होता है। आगे मूव ऑन करते हैं। अब ये जो आप अपनी स्क्रीन पे मैप देख रहे हैं ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैप की हेल्प से आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब जो पैटर्न है वो बहुत कुछ बदल चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। सो इसमें कुवैत है, ओमान है,
यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इसके अलावा बहरीन है और कतर है। तो ये जो 6 देश हैं ये इसके अंदर शामिल हैं। 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एग्जामिनेशन में आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करें तो इन कंट्रीज़ को आप जो है अरेंज करिए, या फिर सही इसका अरेंजमेंट क्या होगा। सो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि कुवैत एकदम हाईएस्ट यहाँ पर पॉइंट पर है, ठीक है। इसके बाद बहरीन है, इसके बाद कतर है, ठीक है। अगर मतलब सऊदी अरेबिया भी होगा तो सऊदी अरेबिया नंबर 1 पर आ जाएगा, इस तरीके से। यानी कि जो हम नॉर्थ से साउथ जाएं या फिर हम ईस्ट से वेस्ट जाएं, यानी कि डायरेक्शन के बेस पर कंट्रीज़ को अरेंज आप तभी कर पाओगे जब आपने उन कंट्रीज़ को मैप के थ्रू अच्छे से देखा होगा। सो आई होप कि आपने आज इस वाले मैप को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देख लिया है, और अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर पाओगे। अब ये मैप वगैरह आपको नहीं मिलेगा मैगजीन में, बट यहाँ पर इसको एडअप किया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला जो ये आर्टिकल आप देख रहे हो ये है आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे 100% क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये जो रिपोर्ट है ये कब जारी करी गई, तो 21 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट जारी करी गई। रिपोर्ट को कहाँ पर जारी किया गया, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जो कि उत्तराखंड में एक शहर है या फिर उत्तराखंड की राजधानी भी है, वहाँ पर इसको जो है जारी किया गया। और इस रिपोर्ट की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण इसके द्वारा हर 2 साल में इसको प्रकाशित किया जाता है, यानी कि हर साल नहीं होता है, हर 2 साल में एक बार इसको पब्लिश किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। आगे हम भारत का जो वन आवरण है इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट डेटा है, ज़रूर याद रखिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर। सबसे पहले भारत का जो हरित आवरण है ये 25% की सीमा को पार कर गया है। अब ये टोटल जो नंबर है इतने वर्ग किलोमीटर, ये एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पॉइंट ज़रूर पता होना चाहिए कि 25% की जो सीमा है उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया में जो ग्रीन कवर है वो अब 25% की सीमा को पार कर चुका है। एग्जैक्ट बात करें तो 25.17% ये वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत आता है। आगे आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 25% की सीमा को हमने क्रॉस कर दिया है, बट ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। आपका जो डेंस फॉरेस्ट है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसकी कटाई हुई है, उसकी जगह प्लांटेशन किया गया है, और उस प्लांटेशन को इसके अंदर कंसिडर किया गया है। काफ़ी कुछ घोलमाल किया गया है और अल्टीमेटली सफ़र ह्यूमंस को ही करना पड़ता है, क्योंकि आप जहाँ पर रह रहे हो उसी चीज़ को आप ख़राब कर रहे हो जो नेचुरल है। आगे रिपोर्ट में आगे हम सारी चीज़ें देखेंगे। 2021 और 2023 के बीच में जो शुद्ध वन आवरण है उसमें 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि लगभग 0.05% की मामूली वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र की बात करें तो 21.76% है। वृक्ष क्षेत्र की बात करें तो 3.41% है, जो कि 2021 में अगर हम बात करें तो 2.91% था, वो अब बढ़ के 3.41% हो गया है। मैनग्रोव क्षेत्र की बात करें तो 4,992 वर्ग किलोमीटर में जो मैनग्रोव्स हैं वो फैले हुए हैं। इसके बाद बांस की बात करें तो बांस क्षेत्र जो है इसमें वृद्धि दर्ज करी गई है तकरीबन 5,227 वर्ग किलोमीटर की। अब पिछला आंकड़ा जो था उससे नहीं, मतलब उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और नए वाले का भी एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट कितने की वृद्धि हुई है 5,227 वर्ग किलोमीटर की, इस पॉइंट को याद रखिएगा। वनों में कार्बन स्टॉक की बात करें सो इसमें भी जो है वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन की, ठीक है, जो पहले पिछली बार की जो रिपोर्ट आई थी उसके कंपैरेटिवली। भारत में कार्बन स्टॉक ये 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य पहुंच गया, यानी कि उसके इक्विवेलेंट पहुंच गया है। भारत ने 2005 के आधार वर्ष की तुलना में 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक जो है उसको हासिल किया है। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे देखें तो वृक्षारोपण वाले जो क्षेत्र हैं उसमें घने वनों में परिवर्तित किया गया है उसको, वो एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहां पर वृक्ष रोपे गए हैं उसको कंसिडर कर लिया गया है घने वन के सेंस में, ठीक है।
और इस वजह से जो है जो डेंस फॉरेस्ट है वो तो शिफ्ट हो ही रहे हैं, उनकी तो कटाई जारी है ही, लेकिन यहाँ पर प्लांटेशन के माध्यम से उसको शिफ्ट किया गया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा समस्या वाली चीज़ है जो आगे जाके और समस्याएं देगी, क्योंकि जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो बहुत तरीके के जो वायरसेस होते हैं, जो मतलब क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ने में सक्षम होते हैं, बट प्लांटेशन के माध्यम से वो चीज़ अचीव नहीं करी जा सकती। पिछले 2 सालों की बात करें 2021-2023 में, तो भारत ने 3,913 वर्ग किलोमीटर घने जंगल खो दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 3,913 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, डेंस फॉरेस्ट था, उसको ख़त्म कर दिया गया। लगभग गोवा का जो एरिया है उससे भी ज़्यादा है ये एरिया। चलो आगे देखते हैं। 2003 से 2023 तक भारत ने 24,651 वर्ग किलोमीटर घने जंगल, लगभग 6.3% से ज़्यादा इसको खो दिया है, जिसका मेन रीज़न क्या है कि वनों की कटाई और उनका क्षरण। ठीक है, मतलब कटाई बहुत ज़्यादा करी गई है। अगर 2003 से लेकर 2023 यानी कि 20 सालों में जो डेंस फॉरेस्ट है उसका एरिया 6.3% से ज़्यादा उसको ख़त्म कर दिया गया है। 2021 की बात करें तो 2021 से 1420 वर्ग किलोमीटर का जो वृक्षारोपण था उसको घने जंगलों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यानी कि यहाँ पर क्या करा गया कि जो डेंस फॉरेस्ट थे उसमें तो कटाई चली रही है, ठीक है, बट जो वृक्ष को रोपा गया था, उनको लगाया गया था, उस पूरे एरिया को कन्वर्ट कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया घने जंगलों के रूप में। इसीलिए यहाँ पर अभी जो आपने डेटा देखा था कि 25% से ज़्यादा हो गया है वन आवरण, तो वो इसी वजह से हो गया है, जो एक प्रवृत्ति को दर्शाता है जहाँ वृक्षारोपण तेजी से प्राकृतिक घने जंगलों को जो है शिफ्ट कर रहा है, उनकी जगह ले रहा है। अब इसका नुकसान क्या है? अगर हम बात करें वृक्षारोपण की तो उसमें समान आयु और प्रजातियों के पेड़ होते हैं, यानी कि एक ही एज ग्रुप के पेड़ जो हैं उनको रोपा जाएगा और एक ही सेम प्रजाति की। अब उनमें जो है कीटों से लड़ने की, आग और महामारी के प्रति जो उनकी रेजिस्टेंस पावर है वो कम होती है। जबकि अगर नेचुरल फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें कई तरीके की प्रजातियां होती हैं और वो कीटों को रोक सकती हैं, उनको समाप्त कर सकती हैं, आग से लड़ने की ताकत उनके अंदर होती है। अगर महामारी फैलती है पेड़ों में तो उसको वो कंट्रोल कर पाते हैं। आगे बात करें कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए अभी तक सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इसमें सबसे पहले हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन 2014 में इसको स्टार्ट किया गया। नगर वन योजना की बात करें 2020 में इसको शुरू किया गया था। तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैनग्रोव पहल, इसको 2023 से 2028 के लिए, मतलब इस पूरे ड्यूरेशन के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि एक पेड़ माँ के नाम, ये 2024 में इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। सो ये सब कुछ दिया हुआ था क्रॉनिकल फरवरी की मैगजीन जो इंग्लिश वाली है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर आप देख रहे हो। इंग्लिश वाला भी ट्रांसलेशन जो है उसका भी एक वीडियो यहाँ पर बना के मैं आप लोगों को दूंगा, उसको भी आप देख सकते हो ईजिली। और ये समराइज्ड फॉर्म है और सारी चीज़ें कवर्ड हैं जितनी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।